बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए हम लोगों ने अभी इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन को पूरे डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो आप लोग अगर बिहार पुलिस के फॉर्म भरें तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो था ये लोथल में था। लोथल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ये संधि जो हुआ था इसको पुरंदर की संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था ये जो शहर है ये जापान के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जापान ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण 1572 ईस्वी में करवाया था। 1572 में, और कहाँ पर करवाया था इसको भी ध्यान रखिएगा। ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1572 ईस्वी में किया था गुजरात विजय की दौरान। गुजरात ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? दोस्तों पहले जान लीजिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू जो किया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और इस असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम जन आंदोलन भी है, क्योंकि इसमें आंदोलनकारी के साथ साथ भारत के आम व्यक्तियों ने भी, आम जनों ने भी भाग लिया था, इसलिए इसको जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किए जाने का मुख्य कारण था चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी जान लीजिए चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, इनामी भूमि किसे दिया जाता था? इनामी भूमि दिया जाता था विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। इनामी भूमि किसको दिया जाता था? धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, अगला सवाल है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह में प्रदर्शन करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? यानी नील की खेती करने वालों के विरोध में एक नाटक लिखा गया था, इस नाटक का नाम है नील दर्पण। इसके लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो ध्यान रखिएगा, राज्य अपहरण नीति जो ये लागू किया था भारत में वो डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग जानना चाहें लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर के यानी कि वायसराय के रूप में कार्यकाल, तो 1848 से लेकर 1856 के रूप में इन्होंने गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था 1848 से 1856 के दरमियान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी
बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में बाबर ने एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। तो पानीपत का प्रथम युद्ध सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल में देखिए दिया है अफीम युद्ध। अफीम युद्ध किनके किनके बीच लड़ाए गए थे? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था अफीम युद्ध। ब्रिटेन और चीन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है अकबर और हेमू। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अकबर और हेमू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसके दरबारी कवि थे? तो 15 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा विल्हन, ये विक्रमादित्य 4 के, विक्रमादित्य आप आंसर याद रख सकते हैं, विक्रमादित्य 4 के ये दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में है, कोणार्क मंदिर देवता है? कोणार्क मंदिर का देवता यानी किस देवता का ये मंदिर है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिए कोणार्क सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पेगोडा है। और ये है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और कोणार्क का ये मंदिर का जो निर्माण करवाया है गंग वंश के शासकों ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में ये 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दोस्तों ये 7वीं नहीं होगा, इसको 5वीं कर लीजिएगा। ये 5वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो नालंदा में किया गया था। नालंदा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका स्थापना करने का श्रेय जाता है कुमारगुप्त को। गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त। इन्होंने 436 ईस्वी में, 436 ईस्वी हो गई, ये 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है। 18 नंबर सवाल में है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का यानी टकसालित मिंट किया गया था? किसके शासनकाल के दरमियान 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में, 5वीं बौद्ध परिषद यानी 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन हर्ष के शासनकाल में किया गया था। हर्ष ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किया था। 1916 ऑप्शन नंबर ए में है। और कौन सी नदी था याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे, है ना। यहीं पर सत्याग्रह के लिए इन्होंने प्रेरणा स्रोत और यहाँ से सत्याग्रह का पूरा प्लान तैयार किया जाता था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, गीत गोविंद का लेखक कौन है? गीत गोविंद के जो लेखक है वो जयदेव है। जयदेव ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में है, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां ये कुषाण काल में प्रसिद्ध हुई। कुषाण काल ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में है, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास ये सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है। सेंट जॉर्ज दुर्ग ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोप खाने का कमांडर कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ी गई थी। इसमें मराठाओं का जो तोपखाने का कमांडर था वो था इब्राहिम खान गर्दी। इब्राहिम खान गर्दी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत की थी, आरंभ की थी। अकबर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने 1574 में शुरू किया था। कब? 1574 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 में, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल बादशाह था अकबर। और कब करवाया था? 1572 में। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल में, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश ये जो लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, कुतुब नुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वासियों ने किससे सीखा था? कुतुब नुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बस्तील का पतन किस दिन हुआ था? बस्तील का जो पतन हुआ था ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र है सोवियत संघ, जिसको कि अब हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। और इनके स्थान पे कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो वो अमेरिका शामिल हुआ था। कई बार ये भी सवाल पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1917 में किसके स्थान पर शामिल हुआ था? सोवियत संघ यानी रूस के स्थान पर शामिल हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिटलर का जन्म 1800 कब हुआ था? 1889 में। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। जबकि हिटलर की मृत्यु यानी हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था, कब किया था? तो याद रखिएगा 20 अप्रैल 1945 को। और एक सवाल याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर 1833 में बना था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 में, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूं उपजाओ,
गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तुर्की ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 में है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। और ये संबंधित किससे है? वयस्क मताधिकारों से। वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार के लिए वहाँ के लोगों ने चार्टिस्ट आंदोलन किया था 1838 में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 में है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो याद रखिएगा, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। 1863 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 में है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन का गठन, याद रखिएगा, अगर गठन पूछेगा तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जबकि 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था दोस्तों, और 3 फरवरी 1928 को महाराष्ट्र में साइमन कमीशन आया था। सवाल में पूछा गया साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 में है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून भंग करने का जो तिथि था वो था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का जो निर्माण किया था वो निर्माण करने वाले थे जॉन के। तो जॉन के देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस वर्ष किया था? 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। अगला सवाल 45 नंबर में है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1828 में किया गया था। 1828 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 में है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय राजा है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। 47 नंबर सवाल में, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं में घुस आया था? तो ध्यान रखिएगा, ये इल्तुत के समय में मंगोल निवासी चंगेज खां भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 में, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, तालीकोटा का ही नाम राक्षसी तगड़ी का भी है या बन्नी हट्टी का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध है। आप कह सकते हैं तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 में है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि ये 1765 ईस्वी में हुआ था। इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 में है, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, फांसी किसे नहीं दी गई थी?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुआ था। इसमें ट्रेन को लूटा गया था और ये ट्रेन लूट की घटना ही कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ये घटना को अंजाम दिया था। इसमें किसे फांसी नहीं दिया गया था, तो याद रखिएगा, खुदीराम बोस को इसमें फांसी नहीं दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने 50 प्रश्न को पढ़े, हिस्ट्री के वो प्रश्न को पढ़े जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर रूप से पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिए। तो हम लोग आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।